In previous lectures, we have seen what are the scalars, what are the vectors, and some points related to the vectors. Now in today's video, we will see some of the fundamentals of the vector. और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेक्टर्स के ऊपर और कुछ पैरामीटर्स आपको निकालने के लिए बोले जाते हैं, तो सारे पैरामीटर्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर लिखना कैसे है, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखना है, अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो उन दोनों के बीच में वेक्टर्स किस तरह से लिखना है, यूनिट वेक्टर्स किस तरह से निकालना है, अगर दो वेक्टर्स दिए हुए तो उसके बीच में एंगल किस तरह से प्लॉट करना है, एंगल किस तरह से फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखा जाता है। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है। नाउ पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर drawn from the origin of the coordinate system up to the given point। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट P इज गिवन टू यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x, y और z। ये कोऑर्डिनेट अगर मुझे दिए हुए हैं तो पोजीशन वेक्टर यानी क्या, इस पोजीशन वेक्टर में क्या करेंगे हम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है हमारे पास, let us consider that this is my origin of the coordinate system. Now let us consider this origin I will represent by O, and the coordinates of this origin are always 0, 0, 0. Now if I will draw a vector from this origin to the point P, now that vector it is called as the position vector. I will draw a vector from this origin up to this point P. So the vector drawn from the origin up to the point P is called as the position vector, and this position vector we can represent as vector P. As the point P is given, you can consider the position vector as vector P. If you consider any other point, then you can give the name of that point directly to this vector. Now इस गिवन एग्जाम्पल में अगर आप देखते हो, लेट अस कंसिडर एनी पॉइंट ए। मैंने यहाँ पे पॉइंट पी के जगह एक पॉइंट ए लिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड है, और ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने कंसिडर किया हुआ है। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और दूसरे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि आगे पढ़ने वाले हम कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल समझ लीजिए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन एक्सिस रहेंगे, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा रहेगा हमारे पास जेड एक्सिस। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर हैविंग द थ्री एक्सिस x, y and z, and accordingly any point can be represented by three parameters or three coordinates x, y and z। सो अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट ए दिया हुआ है और उस पॉइंट ए का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है, क्योंकि कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हमको दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो पोजीशन वेक्टर में एक पॉइंट तो रहेगा आपका गिवन पॉइंट और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारे पास ओरिजिन। सो दैट्स वाई हमारे पास दो पॉइंट है भी, एक तो है गिवन पॉइंट और दूसरा है हमारे पास ओरिजिन। तो ये दोनों के बीच में हम वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली कोई पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो उसके ऊपर से हम डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। सो द पोजीशन वेक्टर फॉर दैट पॉइंट ए पॉइंट ए मैंने कंसिडर किया हुआ है और इस पॉइंट ए के लिए डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली इस पॉइंट का नाम दे दिया है मैंने वेक्टर को, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू। अब ये किस तरह से लिखना है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स लिखना है। So this ax or the unit vector ax is nothing but the unit vector in x direction. Then दूसरा y कोऑर्डिनेट लेना है और डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है, so y into unit vector ay, right? So ay is the unit vector in y direction और तीसरा जो कोऑर्डिनेट देते हैं z,
तो यहाँ पे आपको उस z के साथ यूनिट वेक्टर az लिख लेना है। तो यूनिट वेक्टर az इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। तो डायरेक्टली आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे ले लेना है और डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट के साथ यूनिट वेक्टर ax लेना है, y कोऑर्डिनेट के साथ यूनिट वेक्टर ay लेना है और z कोऑर्डिनेट के साथ यूनिट वेक्टर az लेना है। तो जरूरी नहीं है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव रहेंगे, दिस कोऑर्डिनेट्स कैन आल्सो बी निगेटिव, और निगेटिव कोऑर्डिनेट्स अगर है तो यहाँ पे आप निगेटिव वैल्यूज भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरह से अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर आसानी से लिख सकते हो। अब ये पोजीशन वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है ये आगे जाके हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कुछ न्यूमेरिकल में आपको पोजीशन वेक्टर इस तरह से भी आपको दिया रहेगा, स्मॉल वेक्टर स्मॉल आर सफिक्स ए। तो इस पोजीशन वेक्टर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर सिंगल सफिक्स है तो समझ जाना कि वो पोजीशन वेक्टर है, ध्यान में रखना है। और अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है आर सफिक्स ए बी, इस तरह से अगर वेक्टर लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि दिस वेक्टर इज प्लॉटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। और अगर आर के सफिक्स में सिंपली एक ही कैरेक्टर अगर है तो समझ जाना कि वो पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम लिख सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पोजीशन वेक्टर लिखते किस तरह से। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड सी हाउ टू write the vectors if the 2 points are given to you. Or before going for that, let us see how to write the magnitude for any given vector. For example, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, for example वेक्टर a आपको दिया हुआ है और उस वेक्टर के आपके 3 कंपोनेंट्स है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड दिस इज z कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट अगर दिए हुए हैं तो इन दैट केस द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, तो जैसे कि यहाँ पे वेक्टर a दिया हुआ है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ वेक्टर a। इसको पढ़ना है मॉड ऑफ वेक्टर a, और उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड के लिए निकलेंगे मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू, you have to take the square root of x component square, y component square plus z component square. तो magnitude of any vector is always the square root of x component square plus y component square plus z component square. तो ये magnitude is also called as the length of vector. इसको ही बोलेंगे हम length of vector. कभी कभी आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, they will ask you to calculate the length of the vector. So in that case also you have to use the same formula. Magnitude is nothing but the length of that vector. So hope you might have understood this. Now let us go further and see how to write the vectors between the 2 points. अभी अगर आपको न्यूमेरिकल में 2 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हुए, 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है पॉइंट ए, तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमारे पास x1, y1 एंड z1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको b, और इस b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x2, y2 एंड z2। और ये 2 वेक्टर पॉइंट के बीच में अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है, for example I have to draw a vector which is extending from point A and terminating at point B. तो इस वेक्टर को, ये कहाँ से शुरुआत हुई है, A पॉइंट से शुरुआत हुआ है और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, B पॉइंट पे। तो इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर AB, इसको बोलेंगे वेक्टर AB। तो इस वेक्टर AB को किस तरह से लिखना है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और उसके साथ यूनिट वेक्टर्स ax अटैच कर देना है। देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर ax। अभी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि योर वेक्टर इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। तो ये जो पॉइंट a है इट इज कॉल्ड एज द स्टार्ट पॉइंट, और वेक्टर b जो है इट इज कॉल्ड एज द एंड पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वेक्टर लिखते समय आपको एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको सबट्रैक्ट करने हैं। आई रिपीट,
वेक्टर लिखने के लिए एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको माइनस करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम वेक्टर a to b है, इसलिए क्या करेंगे हम x2 माइनस x1 करेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और उसको यूनिट वेक्टर ax के साथ अटैच कर देंगे। प्लस देन पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट है y2 और पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट है y1, तो हम क्या लिखेंगे हम y2 माइनस y1 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये y कोऑर्डिनेट है इसलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर ay अटैच कर देंगे हम। प्लस z कोऑर्डिनेट है b का z2 और a पॉइंट का z1 है, इसलिए हम लिखेंगे z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर az। तो इस तरह से वेक्टर निकलने के लिए सबसे पहले जब भी आपको दो पॉइंट दिया रहेगा, सबसे पहले आपको स्टार्ट पॉइंट कौन सा है और एंड पॉइंट कौन सा है ये पहले डिसाइड कर लेना है। देन सेकंडली क्या करना है आपको, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको सबट्रैक्ट करने हैं, और सबट्रैक्ट करते समय आपको क्या करना है, जब हम x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे उसके साथ आपका यूनिट वेक्टर ax अटैच कर देना है। देन जब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे उस समय यूनिट वेक्टर ay अटैच कर देना है, और जब z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तब यूनिट वेक्टर az अटैच करना है, राइट। तो इस तरह से हम वेक्टर लिख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम a to b। सिमिलरली अगर हम अपोजिट करते हैं, इफ आई वांट टू ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम b to a, राइट, suppose this is point b and this is point a. Now if I have to draw a vector from point b to vector a, now the end point is a and the start point is nothing but your b. So in that case you have to subtract the coordinates of point b from point a. So in that case you can write down this vector as vector ba is equal to, क्या करेंगे, अभी एंड पॉइंट क्या है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स है b के x2, y2, z2। तो इन दैट केस स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, स्टार्ट पॉइंट इज हियर b, एंड पॉइंट से माइनस करने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x1 माइनस x2 जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंटू यूनिट वेक्टर ax, देन y1 माइनस y2 into unit vector ay plus z1 minus z2 into unit vector az. So you can see here z1 minus z2 unit vector az. तो इस तरह से आप कोई भी दो पॉइंट के बीच में वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गलती से वेक्टर ए बी लिखा हुआ है, इट शुड नॉट बी वेक्टर ए बी, इट शुड बी वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर फ्रॉम पॉइंट b to a। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेक्टर्स लिख सकते हैं, राइट। सो लेट अस गो एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट डाउन द यूनिट वेक्टर नाउ। अगर आपको कोई वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेट अस से यहाँ पे वेक्टर a दिया हुआ है, और इस वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर अगर लिखना है तो किस तरह से यूनिट वेक्टर लिखेंगे, हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, यूनिट ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई द टर्म यूनिट, ठीक है, यूनिट मीन्स मैग्नीट्यूड इज 1। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। जिस वेक्टर में हमारा गिवन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो अगर मुझे कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, तो इन दैट केस द यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज, ऑलवेज फिर से ध्यान में रखना है कि यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल केस लेटर। इसके प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था। और वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, इसके लिए इसके सफिक्स में ए दे देना है और इसके ऊपर कैप लगा देना है। सो दिस कैन बी रिटन एज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, and unit vector is always equal to the given vector divided by its magnitude.
अब मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालना है किसी भी वेक्टर को ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। तो वेक्टर जो दिया हुआ है वो वेक्टर को आपको न्यूमरेटर में लिखना है और उसको डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड से। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशंस अगर आप करते हो तो आपका यूनिट वेक्टर का एक कोई एक्सप्रेशन आएगा। और हमेशा ध्यान में रखना है क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा अगर इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल के देखते हो तो मैग्नीट्यूड हमेशा आना चाहिए 1, राइट। सिमिलरली ये पोजीशन वेक्टर के लिए मैंने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दिखाया था। अभी अगर दो पॉइंट के बीच में कोई वेक्टर अगर आपको दिया, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए बी अगर आपको दिया हुआ है और उस वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। तो unit vector for vector AB is equals to vector divided by its magnitude. So that's why given vector is vector AB divided by the magnitude of vector AB, or you can say the mod of vector AB. तो हम न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरह से ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किए जाते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग आपको यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू the vector divided by its magnitude, right? So let us proceed further. Now अगर आपको कोई वेक्टर्स दिए हुए हैं और वेक्टर्स का एडिशन करने की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उस वेक्टर का एडिशन किस तरह से करना है। देखिए आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको कोई दूसरा भी वेक्टर दे सकते हैं, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर एम, वेक्टर एन, कुछ भी दे सकते हैं आपको। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, कोई भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स आएंगे, एक एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट एंड दिस इज जेड कंपोनेंट, राइट। उसी तरह से वेक्टर बी के तीन कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, राइट। तो अगर मैथमेटिकली हमको दो वेक्टर्स को अगर हमको ऐड करना है, ग्राफिकली ऐड करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स है, एक ट्रायंगल मेथड है और दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमारे कुछ काम का नहीं है। सो डायरेक्टली आई विल गो विद द मैथमेटिकल मेथड। तो अगर ये दो वेक्टर्स का अगर मुझे एडिशन करना है तो इट इज वेरी सिंपल। एक्स कंपोनेंट दोनों के ऐड करने हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी एक्स। तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। So this is x component of vector A and this is x component of vector B. दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है और उसके साथ यूनिट वेक्टर अटैच कर देना है, प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, दोनों को ऐड कर देना है और उसके साथ यूनिट वेक्टर AY अटैच कर देना है, प्लस z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A को ऐड कर देना है z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और उसके साथ यूनिट वेक्टर AZ अटैच कर देना है। तो इस तरह से आप दो वेक्टर्स को मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं, राइट। लेट अस प्रोसीड फर्दर। सिमिलर टू द एडिशन यू कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे एडिशन किया है वैसे ही आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है, सिर्फ एडिशन सिंबल के जगह अभी आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे फिर से मैंने दो वेक्टर्स दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। बोथ दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, दोनों के उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो अगर मुझे दोनों वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो व्हाट विल डू हियर, यहाँ पे पहले वेक्टर ए का कंपोनेंट, उससे हमको वेक्टर एक्स कंपोनेंट माइनस कर देना है वेक्टर बी का, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम ए एक्स माइनस बी एक्स, और ए एक्स है इसलिए यूनिट वेक्टर ए एक्स, प्लस ए वाई से बी वाई माइनस कर देना है, राइट, इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई, प्लस जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए माइनस जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ इसके साथ ए जेड आपको अटैच कर देना है। तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो वेक्टर्स का, इट विल गिव यू द थर्ड वेक्टर, ये आपको एक तीसरा वेक्टर देगा विच इज ऑल्सो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एक्स,
ए वाई एंड ए जेड। अगर मुझे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए अगर करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो इस केस में क्या करोगे, एक्स कंपोनेंट जो रहेगा बी का उससे हम ए का एक्स कंपोनेंट माइनस करेंगे इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई कंपोनेंट बी का लेंगे हम, उससे ए का वाई कंपोनेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई। सिमिलरली z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b माइनस z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इंटू यूनिट वेक्टर a z। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसमें समझने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू रिवाइज दिस पॉइंट्स। So let us go and proceed further. Now let us see the dot product of two vectors. न्यूमेरिकल में आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देखा था, उसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। इसको भी बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है? क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देते हैं, इट विल गिव यू द स्केलर वैल्यू, इट विल गिव यू ओनली द मैग्नीट्यूड, a simple value, and it will not give you the direction. So that's why it is also called as the scalar product. तो दो वेक्टर जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, राइट। वेक्टर ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जब दो वेक्टर्स का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है, सो हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट? देखिए सिंपल मेथड है। क्या करना है, ए एक्स कंपोनेंट लेना है और इसका बी एक्स कंपोनेंट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम एडिशन में ऐड करते थे दोनों कंपोनेंट्स को, सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करते थे, तो अभी डॉट प्रोडक्ट में एज प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन, राइट। व्हाट वी विल डू हियर, वी विल मल्टीप्लाई द एक्स कंपोनेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, देन प्लस, राइट, we have to multiply the y component of both the vectors, so ay into by. Similarly, we have to multiply the z component of both the vectors, so it will give you az bz, right? लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर ax डालते थे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ay डालते थे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर az डालते थे, ये अभी आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि this dot product always gives you the scalar value. So I repeat, whenever we have to perform the dot product of two vectors, simply what you have to do, you have to multiply the x component of both the vectors plus y component of both the vectors plus the multiplication of z component of both the vectors. In this way you can calculate the dot product value, और ये जब आप करोगे तो it will always give you the scalar value. You have to remember. So that's why this dot product, it is also called as the scalar product. Now let us proceed. चलिए, अभी आपको न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि आपको न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी से, और उन दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, आपको सीधा आना है डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है हमारे पास? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज the product of the magnitude of both the vector, that is mod of vector A into mod of vector B, and cosine of smaller angle between the two vectors, where this theta जो मैंने दिखाया हुआ है, this theta is nothing but the angle between two vectors, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स। तो जब ये मुझे एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में दो वेक्टर्स देते हैं आप लोगों को, और उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। तो अगर ये डेफिनेशन अगर आप देखते हो डॉट प्रोडक्ट का, तो इसमें कॉस थीटा आया हुआ है, तो इसके ऊपर से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। ये मैग्नीट्यूड दोनों मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
डिवाइडेड बाई इस साइड में अगर आए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी. सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट डाउन थीटा एज कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टू कैलकुलेट द एंगल. ध्यान में रहता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड फ्रॉम दैट डेफिनेशन वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस थीटा. In the numerical, we will directly use this formula, that is theta is equals to cos inverse of dot product of vector A and vector B divided by the product of the magnitude of both these vectors. So in this way you can calculate the angle between two vectors. Let us go and proceed further. Now similar to the dot product we are having the cross product. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट. तो आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है इट ऑलवेज गिव्स अ स्केलर वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट. लेकिन आपका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट. इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट. इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो एक आपका कुछ एक नया वेक्टर आएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट. सो डेफिनेशन क्या बोलता है वेक्टर प्रोडक्ट का, देखिए द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर मैं कंसीडर करता हूं देन क्रॉस प्रोडक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था, अभी यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्रॉस है, राइट. इसको पढ़ना है क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वहाँ पे कॉस थीटा था. क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा है एंड अलोंग विथ इट यू हैव वन यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर के सफिक्स में n दिया हुआ है. इसका मतलब क्या, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर और नॉर्मल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. अभी ये जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या रहेगा कि ये जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा या जो यूनिट वेक्टर रहेगा दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइज. यानी जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है उस प्लेन को परपेंडिकुलर ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर रहेगा. सो दैट्स व्हाई इसको लिखा है यूनिट वेक्टर ए सफिक्स n. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हियर वेक्टर ए एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइज. तो बहुत बार आपको न्यूमेरिकल में ध्यान में रखना है, ये नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी जब भी निकालने के लिए बोलेंगे तब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वही हमारा दिया हुआ है. सो लेट अस सी, देखिए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग द अदर टू वेक्टर्स, ये निकालने के लिए बोलते हैं न्यूमेरिकल में कभी कभी, ठीक है. तो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जो एक किसी प्लेन में लाई करते हैं, इन दैट केस अगर आपको नॉर्मल वेक्टर अगर आपको निकालना है तो क्या करना है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी. आई रिपीट, वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी. अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी यानी क्या, तो इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा हुआ है कि जो डेफिनेशन है हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस बी का, यहाँ पे ये जो फैक्टर है दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा. तो ये जो रहेगा हमारे पास दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर ए देन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा. इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. So this represents the magnitude of the cross product and this vector an represents the direction. तो आपको डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको मिल जाएगा. होप आप लोगों को समझ में आया होगा.
न्यूमेरिकल देखते समय और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और अगर आपको नहीं समझा है तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा सुनिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे है, ठीक है। तो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखना किस तरह से, देखिए दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए को मैंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा है और वेक्टर बी भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट के समय हमने तीन वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करके लिखा था, हमने तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा था। उसी तरह से मैंने यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिखा हुआ है। तो जब आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो डायरेक्टली आपको इस डिटर्मिनेंट फॉर्मूले के ऊपर आना है। अभी किस तरह से लिखना है, देखिए अभी सबसे पहले रो में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले रो में लिखना है तीनों यूनिट वेक्टर्स, राइट। यहाँ पे वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई एंड वेक्टर ए जेड, तीनों यूनिट वेक्टर पहले रो में आप लोगों को लिख लेना है। देन दूसरे रो में क्या लिखना है आपको कि सबसे पहला देख लेना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। सो दैट्स वाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेकंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। वेक्टर ए के कंपोनेंट देखिए ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। उसके बाद में क्रॉस वेक्टर बी है तो बी के कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। बी के कंपोनेंट है बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। यानी सेकंड रो में क्या करना है, वेक्टर ए के कंपोनेंट लिखना है और थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखना है। इन केस अगर आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या करेंगे, पहले रो में वैसे ही लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड। देन सेकंड रो में एज वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए फाइंड करना है तो यहाँ पे हम वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे सेकंड रो में और थर्ड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। और जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, अब डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करना है ये ऑलरेडी आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ाया होगा या सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, यू हैव टू सिंपली सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट एंड आफ्टर दैट यू विल गेट सम वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो न्यूमेरिकल में देखेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट आपको पूछा जाएगा। सो होप कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करना है ये समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड सी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, यस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द वेक्टर्स। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में ऐसे देखा गया है कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स फाइंड करने के लिए बोलते हैं। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल एक ये बी वेक्टर ले लेता हूं और ये दूसरा ए वेक्टर ले लेता हूं, राइट। ये दो वेक्टर्स हैं। नाउ मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर ए को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं इस वेक्टर बी के ऊपर, ठीक है, इस वेक्टर ए को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं वेक्टर बी के ऊपर तो इट इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो आपको क्या मिलेगा, ये इतना एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है, एक वेक्टर मिलेगा। दिस वेक्टर विल बी हैविंग सम मैग्नीट्यूड, कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन रहेगा बी की वेक्टर की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहेगा। तो ये अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अगर बोला है, that is also called as the scalar component. Magnitude is the scalar value. So that's why अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अगर बोला है, so that is called as the scalar component of vector A in the direction of vector B. यहाँ पे लिखा है देखिए, scalar component of vector A in the direction of vector B. तो उसको किस तरह से लिखेंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A बोला है तो सबसे पहले वेक्टर A ले लेना है और जिस वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। यानी वेक्टर ए यानी ये वाला कंपोनेंट लेना है और दूसरा ये जो वेक्टर बी है इसका क्या कर लेना है आपको, यूनिट वेक्टर, और ये दोनों का क्या कर लेना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करना है। यानी किसको प्रोजेक्ट किया हुआ है वो पहले वेक्टर लिख लेना है,
किसके ऊपर प्रोजेक्ट किया, बी वेक्टर के ऊपर किया था, इसलिए उसका यूनिट वेक्टर ले लेना है। और ये इन दोनों का क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, एंड दैट स्केलर वैल्यू इट इज कॉल्ड एज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। उसी तरह से अगर मैं इसका अपोजिट करता हूं ना, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, राइट। इसका अगर मैं परपेंडिकुलर अगर निकालता हूं, यानी बी को प्रोजेक्ट करता हूं ए के ऊपर, तो ये जो लेंथ हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। कौन से डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे हम, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो किसको प्रोजेक्ट किया था हमने, बी को प्रोजेक्ट किया था। किसके ऊपर प्रोजेक्ट किया था, ए के ऊपर प्रोजेक्ट किया था, इसलिए ए का हम यूनिट वेक्टर लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, अगर हम डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं, सो दैट इज टू बी रीड एज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से आप स्केलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, राइट। न्यूमेरिकल में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैलकुलेट किस तरह से करना है। जस्ट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड द कंसेप्ट। तो अगर स्केलर वैल्यू पूछा है तो इस तरह से लिखना है। इन केस अगर मुझे वेक्टर निकालने के लिए बोला है, वेक्टर कंपोनेंट अगर निकालने के लिए बोला है, तो वेक्टर कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड है। अभी आपको पता है ये स्केलर वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अभी इस स्केलर वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यूनिट वेक्टर ए बी के साथ फिर से, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में, तो उसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज द स्केलर वैल्यू, और उसको अगर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे वेक्टर कंपोनेंट। वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, यू कैन सी। देखिए दो वेक्टर्स लिए हुए मैंने एज यूजुअल, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वही स्केलर कंपोनेंट की जगह भी मैंने लिया वेक्टर कंपोनेंट। तो पहले क्या कर लेना है, आपको मैग्नीट्यूड मिला लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप लोग, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी ये हम देते हैं, और वो जो प्रोजेक्शन है कौन से डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसलिए बी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स यू द डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी को प्रोजेक्ट करता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ये देगा फिर से हमारे पास मैग्नीट्यूड वेक्टर बी डॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और उसको यूनिट वेक्टर से फिर से क्या करना है आप लोगों को, मल्टीप्लाई करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो एक बार अगर आपको स्केलर वैल्यू मिल गई तो सिंपली आप उसको यूनिट वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको वेक्टर कंपोनेंट भी मिल जाएगा। तो ये भी स्लाइड आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, so that you can easily solve the numericals on the vectors. So friends, इतने सारे पॉइंट्स हमने देखा हुआ है, ठीक है। लेट मी रिवाइज कि क्या क्या पॉइंट हमने देखा हुआ है। लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट वी हैव सी हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखना है ये हमने देखा हुआ है। देन दूसरा देखा है हमने कि मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालना है कोई भी वेक्टर का। देन थर्ड हमने देखा हुआ है कि कोई दो पॉइंट अगर दिए हुए हैं, वो दो पॉइंट के बीच में वेक्टर किस तरह से लिखना है। देन किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखना है ये भी हमने देखा हुआ है। देन एडिशन ऑफ वेक्टर किस तरह से लिखना है ये भी हमने देखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म करना है। देन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लेना है ये भी देखा हुआ है। देन डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। देन क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव सीन। देन क्रॉस प्रोडक्ट में नॉर्मल वेक्टर किस तरह से निकालते हैं। देन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते किस तरह से है, और यानी रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से निकालते हैं ये भी हमने देखा हुआ है। एंड वी हैव सीन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इतने पॉइंट्स हमारे पास सफिशिएंट है। सो रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।